नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक विश्व इतिहास के एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में आज थोड़ा पढ़ाई करेंगे, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में, थोड़ा सा समझाएंगे, थोड़े अलग नोट्स देंगे आपको। आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर चमत्कार हो जाएगा। तो कॉपी एंड पेन उठा सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, वरना ऐसे भी सुन सकते हैं। शांति में पढ़ें, शांति में जाएं, कोने में बैठें और पढ़ाई करें, लीड लगा लें साथ में। तो जर्मन का यूनिफिकेशन आज हम लोग पढ़ेंगे, फिर कल इटली का पढ़ेंगे और जर्मन का आज पढ़ेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये देखो, मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ जो तुम समझो ये क्लास 10th का टॉपिक है। अरे होने दो यार, क्लास 10th का हो चाहे क्लास 11th का हो, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। मतलब पड़ता है ज्ञान से। कितना ज्ञान है इसके अंदर। सिर्फ ज्ञानवान चीज़ें ही पढ़ाते हैं। बाकी सब चीज़ जिन्हें बच्चे टैकल कर सकते हैं, उन्हें पढ़ाने का काम मेरा नहीं है। बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब में हैं, आप उनसे जाके पढ़ सकते हैं। मेरा भी समय कीमती, आपका भी समय कीमती। मैं वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो कि एक तरह से बड़े लेवल में आपका काम सहयोग करेंगी, यूपीएससी लेवल में आपका सहयोग कर सकती हैं। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वो आपका बहुत सहयोग करेंगे यूपीएससी लेवल तक। इतना लेवल तक तो मैं बता ही सकता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी है, वही सबको पढ़ना है, वही आईएएस पढ़ते हैं। तो आप इसे अच्छे से पढ़ें। तो जर्मन का हम लोग पढ़ते हैं यूनिफिकेशन। तो आफ्टर 18 थोड़ा बहुत रिलेट कराना है तो मैं वो करा दूंगा। आपको क्या है, क्या आपको सब कुछ क्लियर करा दूंगा मैं। तो आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद द डेमोक्रेसी एंड द रिवॉल्यूशन। देखो, अभी क्या हुआ था कि जब लिबरल का रिवॉल्यूशन हुआ था, आपको तो पता नहीं होगा, मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ रखा है तो उनको पता होगा कि लिबरल रिवॉल्यूशन जो 1848 का जो लिबरल रिवॉल्यूशन हुआ था, उस 1848 के लिबरल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, जितने मासेस थे वो अपनी नेशनल यूनिटी के लिए लड़ रहे थे। तब जो फ्रेडरिक विल्हेल्म नाम का राजा था, उसने सबको सप्रेस कर दिया था, और सेना भी, ब्यूरोक्रेसी विद सेना, सब लोग अपना सप्रेसमेंट पूरा हो चुका था। यानी कि फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ लिबरल रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 के बाद एक बार वापस से जो लोगों का, देखो लोग जो हैं, अब तो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि देखो लोग हार चुके हैं। एक बार जर्मन में क्या प्रयास करा, जर्मनी में एक बार लोगों ने नेशन स्टेट बनाने का प्रयास करा, लेकिन क्या हुआ कि हरा दिए गए। देन फाइनली वो लोग अपना चुपचाप बैठ गए। लेकिन आगे आने वाले समय में देखो, जर्मनी जो है वो बहुत सारे रीजन से बटा हुआ था उस समय। तो क्या था, बहुत बड़ा पार्ट था प्रशिया, और बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स में बटा हुआ था। जर्मन फेडरेशन छोटे छोटे थे, बड़ा पार्ट जो था वो प्रशिया का था। इतना मैंने आपको फैक्ट दे दिया, ठीक है। अब देखो क्या था कि उस समय अब देखो जब डिफरेंट पार्ट है, मैंने आपको क्या बताया था कि नेपोलियन ने जर्मनी का आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन आखिरी क्लास में, शायद 8 to 9 तक वो मैंने पढ़ाया था क्लास 9 में बच्चों को। तो उसमें क्या था, मैंने बताया था कि जो यूनिफिकेशन जर्मनी का है वो बाद में होगा। पहले क्या था, जर्मनी को बांटा था, और वो स्मॉल यूनिट्स में बांटने का काम किया नेपोलियन ने जर्मनी को इंटू वेरियस पार्ट्स बांटा। क्यों बांटा? क्योंकि मैंने बताया था आपको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बांटा था। क्योंकि नेपोलियन की ये सोच थी कि अगर हम लोग कंट्री को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे तो उसका इकोनॉमिक विद नेशनल डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। तो वो चाहता था कि यार इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि वो चाहता था कि देखो, एक बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट करना और एक छोटे पैमाने पर डेवलपमेंट करना, ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है भाई। आप 10 लोगों का खान पान चलाना और 2 लोगों का खान पान चलाना, बहुत फ़र्क है। जैसे मान लो आपकी फैमिली में 10 मेंबर हों और आप अकेले कमाने वाले हो, आपकी फैमिली में 2 मेंबर हों, आप अकेले कमाने वाले हो, बताओ सेविंग्स कहाँ आप अच्छी कर देंगे, यहाँ अच्छी कर लेंगे। यानी कि आपकी बेटर कंडीशन, बेटर लाइफ जो होगी यहाँ पे होगी। वही सोचकर नेपोलियन इनका कन्फिग्रेशन कर दिया, ठीक है। उसकी एक अलग सोच भी थी, जो कि मैं आपको बड़े लेवल पे पढ़ाऊंगा। अगर आप पढ़ने का मन रखते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि नेपोलियन की दूसरी सोच क्या थी। नेपोलियन ने अपने हित में क्या सोचा था, ये तो जनता के हित में था, लेकिन नेपोलियन ने अपने लिए भी कुछ सोचा था। वो आप मुझे बताएं, अगर आप सोच सक रहे हैं, नहीं बताएं तो मैं अगले वीडियो में बताऊँ। तो नेपोलियन ने ये सब सोचा था, बाद में हम लोग इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मतलब नेपोलियन ने जर्मन को यूनिफाई नहीं कराया। नेपोलियन ने जर्मन को इनटू वेरियस स्मॉल स्टेट कन्फिगरेट कर दिया। अब जब बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स में जर्मन बटा हुआ था, तो भाई डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट राजा होंगे। अब जब डिफरेंट राजा थे, तो उन राजाओं, जैसे मान लो यहाँ पे कोई राजा है, तो ये राजा सोचेगा कि यार मैं क्या करूँ। मैं अब देखो, लोगों ने क्या किया, लोगों ने जर्मनी को यूनिफाई करना स्टार्ट किया बाय द लिबरल रिवॉल्यूशन, बट इट फेल्ड।
अब मैं क्या करूँ, अब राजा सोच रहा है कि अब मैं खुद ही एज अ कंजर्वेटिव मोनार्क रह करके, मतलब मैं खुद ही कंजर्वेटिव मोनार्क, मैं कंजर्वेटिव मोनार्क ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन के लोगों को एक तरह से क्या बताऊँ, लोगों को नेशन स्टेट की भावना के लिए प्रेरित करूँ कि तुम लोग नेशन स्टेट बनाओ अंडर माई ओनरशिप, अंडर माई मेरे मतलब अंडर माई इन्फ्लुएंस तुम लोग अपना नेशन स्टेट बनाओ। तो लोग क्या करेंगे कि यार ये काम का आदमी है यार, ये अपने नेशन स्टेट के लिए कारगर रहेगा, मतलब यार ये बंदा नेशन स्टेट बनवा रहा है, ये बंदा स्वतंत्रता दिला रहा है, तो लोग इसी बंदे को उठाएंगे। तो राजा चाहता था अपना पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए, राजा ने अपने पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए, है ना, प्लस राजा ने अपने पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए, प्लस इसके साथ साथ क्या कहते हैं, लोगों की क्या कहते हैं नेशन स्टेट, जो लोगों का जो पॉलिटिकल फ्रीडम्स हैं, ये नेशनल यूनिटी उसको भी देने के लिए उसने सोचा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन द यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम द एसोसिएशन विद द डेमोक्रेसी एंड द रिवॉल्यूशन। अब देखो, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है कि द लिबरल पीपल्स, द लिबरल, देखो जो लिबरल रिवॉल्यूशनरीज थे उन्हीं के लिए वर्ड यूज़ हुआ है। एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन का मतलब है लिबरल रिवॉल्यूशनरी जो थे वो आफ्टर 1848 जो नेशनलिज्म ऑफ यूरोप था उनके मन से पूरी तरह से भाग गया था। उन्हें पता था कि भाई अगर हम अगर हम यूरोप का यूनिफिकेशन कराएंगे, नेशनलिज्म कराएंगे, तो फिर हमें क्या फ़ायदा, हमें तो वापस से सप्रेस कर दिया जाएगा। तो उनके मन से जो भावना थी यूनिफिकेशन की, नेशनलिज्म की, ये सब जा चुकी थी लिबरल रिवॉल्यूशन। क्योंकि देखो लिबरल ने क्या किया, प्रयास करा, कंजर्वेटिव आ गए, कंजर्वेटिव के बाद फिर रिवॉल्यूशनरीज आए, रिवॉल्यूशनरीज फिर प्रयास करा, एंड देन फाइनली फिर क्या कहते हैं उन्हें, क्या कहते हैं अंदर एक सारे सप्रेस कर दिया गया। ठीक है, फ्रेडरिक विलियम फोर आपने नाम सुना होगा। तो उन्होंने सोचा कि यार हम लोगों का तो लड़ना बेकार ही है, नेशनलिज्म मिल नहीं पा रहा है, नेशनल स्टेट बन नहीं पा रहा है, लड़ रहे हैं बस, बाद में सप्रेस कर दिया, बेइज्जती अलग से हो जाती है, बड़ी अच्छी बेइज्जती है। तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय द कंजर्वेटिव्स, और जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे, अब क्या हुआ कि जो कंजर्वेटिव्स थे, मैंने क्या बताया, जो एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क था, उन्होंने खुद ही सोचा कि जो नेशनल सेंटिमेंट है वो मोबिलाइज में बढ़ाया गया। यानी कि अभी तक क्या था कि लोग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट की भावना को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, यानी कि जो डेमोक्रेटिक कहते हैं, जो एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन था, मतलब लिबरल रिवॉल्यूशनरीज, वो चाहते थे कंट्री को, जर्मन को एक तरह से यूनिफाई कराना, नेशनलिस्ट कंट्री बनाना, लेकिन वो नहीं, क्योंकि सप्रेस हो गए थे आखिरी में। फिर क्या हुआ, अब जो मोनार्क था, वो जो कंजर्वेटिव मोनार्क था, वो खुद ही चाहता था कि एक तरह से हम लोग खुद ही मोबिलाइज कर रहा था, पावर को बढ़ा रहा था कि एक तरह से नेशनल सेंटिमेंट बढ़ाए जाएँ। अब क्या हुआ कि ताकि, अब देखो उसके भी राज थे, नेशनल सेंटिमेंट बढ़ा के लोगों की भी जो नेशनल सेंटिमेंट की जो फुलफिलमेंट है उसको फुलफिल हो जाए, प्लस हमारा जो पॉलिटिकल डोमेन है यूरोप में वो भी बढ़ जाए। ठीक है, मतलब जो हमारा पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट है वो भी हो जाए। तो दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड द इटली कैन बी यूनिफाइड एज द नेशन स्टेट। तो ये जो चीज़ थी, ये जो बात थी, ये जर्मनी के यूनिफिकेशन में ज़बरदस्त रूप से देखी गई। भाई जर्मनी में यही हुआ, भाई पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। As you have seen, nationalist feelings were widespread among the middle class Germans। आप देख रहे थे कि उस समय देखो जो मिडिल क्लास, मतलब जो एलाइट क्लास थी, एलाइट क्लास के अंदर जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी वो क्या थे, एक तरह से इमर्ज हो गए। देखो मिडिल क्लास का मतलब क्या है, एमंग मिडिल क्लास मतलब लिबरल रिवोल्यूशनरीज। जो लिबरल रिवोल्यूशनरीज थे उनके अंदर जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी, उन्हें बस चिंगारी चाहिए, तो उन्हें तो भैया चिंगारी चाहिए लड़ाई करने के लिए। तो हु इन 1848 ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट regions of the German confederation into a national state governed by the elected parliament। तो उन्होंने सोचा कि यार एक तरह से हम लोग इनको यूनिफाई कराएं, जर्मन के डिफरेंट स्टेट्स को उन्होंने यूनिफाई कराने का काम किया 1848 में, लेकिन फाइनली सप्रेस कर दिए गए वो। ठीक है, फिर दिस लिबरल इनिशिएटिव टू अ नेशनल बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेजेंटेड बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री सपोर्टेड बाय द लैंड ओनर्स ऑफ प्रशिया। अब क्या हुआ कि जो ये लिबरल इनिशिएटिव था टू नेशन बिल्डिंग was however repressed by combined force of the monarch and the military supported by the large लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ द प्रशिया। तो बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं, बड़े बड़े लार्ज लैंड ओनर्स थे, बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेसी थी, बड़े बड़े जो मोनार्क थे, है ना, उन सभी मोनार्क लाइक फ्रेडरिक विल्हेम, मोनार्क का नाम नहीं लिखा, मैं बता देता हूँ आपको, आप लोग नोट कर लें, नोट्स बनाए, अच्छे से नोट्स बनाया करिए, नोट्स बनाने का आप आदत डालिए। तो जो दिस लिबरल इनिशिएटिव टू अ नेशन बिल्डिंग वॉज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ द, ये जो लिबरल रिवॉल्यूशनरीज थे, इनकी नेशन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को ढीला करने का काम किसने करा, कंबाइंड फोर्स करने करा, मोनार्की, मिलिट्री। भाई मिलिट्री बहुत बड़ी चीज़ है। अभी हमने, अगर किसी ने रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा है तो मुझे बता दे, मैं आपको बता सकता हूँ कितना भयंकर यूज़ था। मिलिट्री ने बोल्शेविक रिवॉल्यूशन में बहुत भयंकर ज़बरदस्त योगदान दिया है।
अभी मैं बताऊँगा एक एक करके। बहुत ज्ञान है, आप लोग ले नहीं रहे हैं। देखिए ज्ञान की गंगा, ज्ञान, देखिए ज्ञान आपको बहुत कम लोग देंगे। जो ये फालतू के वीडियोस हैं यूट्यूब में, ये सब से देखना आप बंद करें और ज्ञान के वीडियोस लेना स्टार्ट करें, आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मेरा प्रवचन ख़त्म हो गया तो मैं वापस से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास जर्मन्स हु इन 1848 ट्राई टू, मतलब एक तरह से क्या था, जो ये इनका यूनिफिकेशन था, मतलब जो लिबरल रिवॉल्यूशनरीज थे वो 1840, मतलब क्रैक्स देना चाहता हूँ मैं क्रक्स देने की बात कर रहा हूँ। 1848, देखो नोट्स लिखो, 1848 में जो लिबरल रिवॉल्यूशनरीज थे, लिबरल रिवॉल्यूशनरीज 1848 में क्या चाहते थे कि एक तरह से टू यूनिफाई द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन के डिफरेंट रीजन्स को यूनिफाई करना चाहते थे 1848 में। लेकिन क्या हुआ, लेकिन गुरुजी क्या हो गया, लेकिन कंबाइंड फोर्स ऑफ मोनार्की, आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, बड़े बड़े लैंड ओनर, जंकर्स, प्रशिया के मिल के सबने इसको सप्रेस कर दिया, सप्रेसमेंट कर दिया इसका। ठीक है, अब क्या होगा, अब खुद ही कंजर्वेटिव जो पावर होगी, खुद ही जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशनल पावर होगी, जो एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क होगा, वो खुद ही क्या कहते हैं नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को डेवलप करने का काम करेगा अपने पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए और लोगों के इकोनॉमिक विद नेशनल सेंटीमेंट को डेवलप करने के लिए। बहुत बड़ी बड़ी लाइनें हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद ये सब मुंह से निकल रहा है, तो इतना आप लोग भी पढ़ें। मेरा यही बोलने का है कि जर्मन हु इन 1848 ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन इनटू नेशन स्टेट। बात, अब देखो यहाँ तक तो भाई पढ़ लिया आप लोगों ने, यहाँ तक हो गया। अब सुनो, फ्रॉम देन ऑन प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। अब तब से क्या हुआ, जो प्रशिया था उसने फिर क्या किया, लीडरशिप ले ली फॉर द मूवमेंट ऑफ द नेशनल यूनिफिकेशन। तब से क्या था, जो प्रशिया था वो लगा पड़ा था कि एक तरह से हम किस तरह से, देखो प्रशिया का जो किंग था वो था हमारा विलियम फर्स्ट। अब तुम लोग घबरा जाओगे कि यार अभी तक तो सर जी बता रहे थे, देखो यही एक दिक्कत होती है एक ऐसे नॉर्मल से टीचर में और एक बहुत अच्छे ज्ञानी पुरुष में। विलहेल्म भाई हर चीज़ बच्चों को बतानी चाहिए, अभी तो भाई वो आगे बढ़ेंगे, रट्टा मार के कभी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। फ्रेडरिक विलहेल्म की बात करी गई, द किंग ऑफ प्रशिया। अचानक से आप लोगों की नोटबुक्स में चाहे कोई भी चल रही हो, चाहे एनसीईआरटी चलेगा, कोई भी चल रही, उसमें नाम आ गया होगा विलियम फर्स्ट का। अब बच्चे घबरा गए कि यार ये क्या हो गया। अरे सुनिए ध्यान से, 1861 में विलियम जो फ्रेडरिक जो कहते हैं विलहेल्म था, फ्रेडरिक विलहेल्म की डेथ हो गई थी। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी, ऐसे उसको एक तरह से रिप्रेजेंट करा था विलियम फर्स्ट ने। और विलियम फर्स्ट एक गजब का आदमी था, ज़बरदस्त ज्ञान था उसके पास। उसने क्या सोचा, उसने यही बात सोची जो मैंने पहले बताया था कि हम क्या करें, हम ऐसा कंजर्वेटिव मोनार्क रह करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को डेवलप करके ऐसा पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट करके नेशनल सेंटिमेंट विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्रिएट करने का काम करें। ये सब विचारधारा जो थी, ये विचारधारा क्या बोलते लोगों की थी, सॉरी लोगों की नहीं, ये सब जो विचारधारा थी, ये विचारधारा थी विलियम फर्स्ट की। और इसने यही करा और आप देखेंगे क्या क्या हुआ आगे। आप लोग पढ़ते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सब देखने के बाद, कितना अच्छा है यार, मज़ा आ रहा है अंदर से। अब देखिए, अब देखो क्या है, इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वन। अब देखो इनके जो चीफ मिनिस्टर, भाई अकेले तो कोई आदमी अकेला चना बाढ़ नहीं पड़ सकता। इसी तरह से क्या जो अकेले हमारे विलियम फर्स्ट थे, वो अकेले क्या थे ये पूरा यूनिफाई जर्मन को नहीं करा सकते थे। तो इनके जो चीफ मिनिस्टर जो कि आर्किटेक्ट कहलाते हैं यूनिफिकेशन जर्मन के, जर्मन की जो यूनिफिकेशन है, ठीक है, उसके आर्किटेक्ट कहते हैं जो ऑटो वॉन, जो हमारे बिस्मार्क हैं, वो वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। आर्किटेक्ट ऑफ द, किसके आर्किटेक्ट थे, ऑफ दिस प्रोसेस। दिस प्रोसेस का मतलब है ये जो लिबरल रिवॉल्यूशन, मतलब ये जो ऑटो वॉन जो बिस्मार्क थे, वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो इन्होंने क्या किया, जो ऑटो वन बिस्मार्क थे वो इसके क्या कहते हैं संस्थापक थे, यानी उन्होंने सबसे बहुत बड़ा मेन रोल अदा करा है यूनिफाई करने में जर्मनी को। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, अब इनको अकेले नहीं करा है, आर्मी के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ। देखो आप तुम क्या देख रहे हो कि वही लोग जिन्होंने 1848 के लिबरल रिवॉल्यूशनर्स में जो लिबरल रिवॉल्यूशन हुआ था ऑफ 1848, जिन्होंने क्या बोलते हैं रिप्रेस करने का काम किया, आज वही लोग उसको अपलिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। भाई आर्मी, मोनार्क, कंजर्वेटिव मोनार्क, आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, सबने साथ में कंबाइंड फोर्स मिलके रिप्रेस करा था। आज वही सभी लोग क्या बोलते हैं अपलिफ्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पॉलिटिकल डोमेन चाहिए, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट चाहिए, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए, विद नेशनल सेंटिमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, एंड पॉलिटिकल यूनिटी चाहिए।
ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए ये सब काम करे जा रहे थे। बहुत बढ़िया। अब देखो क्या क्या करा, सिर्फ यही सब नहीं, थ्योरी पढ़ ली कि अब देखो कैसे रिवॉल्यूशन करा। ऑटो वन जो बिस्मार्क थे, जो कि चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया थोड़ा पढ़ते हैं आगे। चले, क्या लिखा इसमें कि दीज वार्स ओवर 7 years विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। तो 3 कंट्रीज थी। ऑस्ट्रिया देखो यहाँ पे है मैप, बहुत अच्छा मैप है। तो 3 कंट्रीज़ के साथ जो था वो रिवॉल्ट हुआ था। प्रशिया ने क्या किया था, प्रशिया ने इधर साइड आप देखोगे नीचे, इधर ऊपर साइड थोड़ा रीजन्स है कुछ, इधर फ्रांस के कुछ पार्ट लिए थे। तो जो फ्रांस के, डेनमार्क के एंड जो रशिया है, इसके साथ लड़ाई करके मतलब 7 वॉर हुए थे, है ना, 7 years तक जो 3 वॉर्स हुए थे, इसके साथ क्या कहते हैं, इन्होंने अपना यूनिफिकेशन फुलफिल करा। ठीक है, फिर क्या है, 7 years तक चला था। किनके साथ था, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ। गजब का दुश्मन था ऑस्ट्रिया। एंडेड इन द प्रशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन इन जर्मनी 1871। द प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत अच्छा लग रहा है यार, कितनी ज़्यादा फैक्ट है यार, मज़ा आ रहा है यार। 9th-10th की हिस्ट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ ली, आपका बहुत जल्दी क्रैक होगा, बहुत जल्दी क्रैक होगा, कोई भी एग्ज़ाम डाल देंगे आप इससे रिलेटेड। एनडीए में बहुत मज़ा आएगी, एनटीएससी में एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी अगर ये सब अच्छे से आता है। बहुत गुण पूछा जाता है उसमें, बहुत गुण अध्ययन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसे नहीं हल्का फुल्का अध्ययन कर लिया और बस चले आ रहे हैं पढ़े। ठीक है, अच्छे व्यक्ति से आपने क्या बोलते हैं मित्रता बनाएं, तभी आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। एक और ज्ञान, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, एंडेड इन द प्रशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस। तो 1871 जनवरी में बेटा, 1871 में जनवरी में क्या जो प्रशियन किंग थे विलियम फर्स्ट, मैंने क्लियर करा दिया है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विलियम फर्स्ट का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 1861 में विलियम फ्रेडरिक विलहेल्म जो थे उनकी डेथ हो गई थी। अब तो आपको क्लियर होगा, ये बात इसमें नहीं लिखी भैया, ये फैक्ट है, याद कर लो, नोट कर लो, नोट्स बना लो, जीवन में अपने उतार लो। बहुत बढ़िया। वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी। अरे कहाँ पर सेरेमनी भैया, कहाँ सेरेमनी का मतलब वो नहीं सेरेमनी वाली, यहाँ पर मतलब है कि इनॉग्रेशन, यानी इन्होंने अपना जो भैया कोई भी जब पद संभालते तो एक इनॉग्रेशन, शपथ ग्रहण हुआ था इनका वर्सलेज में, जो कि वर्सलेज में इनका हुआ था। ठीक है, इटली में है भैया वर्सलेज, इटली में कि कहाँ, आप लोग बताइएगा मुझे वर्सलेज कहाँ पर है। मार्सलेज मुझे पता है, मार्सलेज जो है वो उधर साइड है। ठीक है, अभी आप लोग देखिए वर्सलेज यहाँ पड़ा हो, यहाँ पे होगा नाम, देख सकते हैं इनका। देखिए इटली के हैं तो फिर दैटमैन तो जर्मन के हैं, तो जर्मन का मतलब है इटालियन एम्पायर के अंदर ही होंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं होगा, मैंने इतना देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये आपका होमवर्क, आप बताइएगा मुझे भी, क्योंकि इधर एट द प्रेजेंट टाइम नहीं पता, गूगल की शरण में जाना पड़ता है, या तो मैं आपको भी देख के बता सकता हूँ। चलिए अभी थोड़ी देर बाद देखते बताते, पहले अब थोड़ा पढ़ा देते नीचे का बचा हुआ, फिर हम लोगों का थोड़ा फ्लो रुक जाएगा। फ्लो नहीं रुकना चाहिए आपका। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 80, अरे पेन बदल लें यार, पेन कमेंट आ रहा है, पेन बदलो, बहुत बढ़िया, पेन बदलते हैं। ऑन द बहुत जल्दी लाइव होगा, चिंता मत करो, एक दिन लाइव आएंगे, सारे डाउट क्लियर करेंगे। 6 to 10 जितने डाउट हैं आपको बताइएगा, मुझे जितने डाउट्स हैं, जितने टॉपिक पढ़ाने हैं सब बताइएगा, सब कुछ पढ़ाएंगे, धीमे धीमे आएगा वीडियो। अब बहुत दिन से आया नहीं है, काफ़ी बिजी था मैं। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, representatives of the army, important Prussian ministers, including Chief Minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of, जो unheated hall of mirrors था, बहुत बढ़िया, जो unheated hall of mirrors था in the palace of Versailles। तो वर्सलेज में जो पैलेस था, unheated माने यानी cooled, ठीक है, cooled था ना, unheated हाउस ऑफ द, उस समय गर्मी तो चल नहीं रही थी, तो वहाँ पे इसीलिए इसे वर्ड यूज़ हम लोगों ने करा है। तो अनहीटेड हाउस जो था वहाँ पर क्या कहते हैं, ये इनटेक करी गई, मतलब कहते एक तरह से ली गई। तो 18 जनवरी 1871 में क्या हुआ था, जितने भी हमारे असेंबली के लोग थे, ठीक है, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लोग, जितने भी हमारे प्रिंसेस थे जर्मन स्टेट्स के, ठीक है, जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे आर्मी के, प्रशियन मिनिस्टर्स थे, जितने भी हमारे राजा थे, राजा महाराजा प्रशियन मिनिस्टर्स थे, ठीक है। फिर उस बात कहते हैं जितने भी हमारे क्या बोलते हैं, आप देखें चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क थे, वो सभी के सभी लोग हॉल में गैदर्ड हो गए, मिरर्स ऑफ द पैलेस ऑफ द वर्सेलेज। देखो नाम थोड़ा कठिन है, हॉल ऑफ द मिरर्स ऑफ द पैलेस ऑफ वर्सेलेज। तो जो हॉल ऑफ द मिरर्स ऑफ पैलेस ऑफ न्यू जर्मन एम्परर हेडेड बाय द कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ रशिया। तो
ये बताने के लिए क्या कहते हैं एक लोग इकट्ठा हुए यहाँ पर बताने के लिए कि कैसर विलियम फर्स्ट है प्रशिया के। अब वो चलाएंगे क्या कहते हैं पूरे किंगडम को, पूरे क्या कहते हैं जर्मन को। कैसर विलियम फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने भी नहीं पढ़ा था ये तो ऑटो वन जो क्या कहते हैं गैदर्ड इन द, तो सभी लोग 18 जनवरी 1871 को वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। काहे इकट्ठे हुए थे? जितने हमारे चीफ मतलब जितने बड़े बड़े लोग थे, जितनी बड़ी बड़ी महान विभूतियाँ थी, बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेसिक थे, बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, बड़े बड़े जो चीफ ऑफिशियल थे, हमारे जो ऑटो वन जो हमारे बिस्मार्क थे, सभी लोगों ने क्या कहते हैं वहाँ पर क्या कहते हैं इनॉग्रेशन में क्या कहते हैं सभी लोग इकट्ठे हुए, सेरेमनी में इकट्ठे हुए कहाँ पर वर्सेलेस में। और क्या करा उन्होंने, नया जो क्या कहते हैं रूलर था जिसका नाम था कैसर विलियम फर्स्ट, इसी के बारे में थोड़ा सर्च कर रहा था। कैसर विलियम फर्स्ट जो कि हमारे प्रशिया के जो नए रूलर थे, इनके बारे में कहते मतलब इनको नियुक्त करने के लिए सब लोग अपना वहाँ पे इकट्ठे हुए। तो आप लोग याद कर सकते हैं, इन्हें याद तो करना ही पड़ेगा भाई, इसको तो कोई बता नहीं सकता। नाम कोई थोड़ा ना कोई याद करा सकता है, नाम तो आपको खुद याद करना पड़ेगा, खुद ही की मेहनत है। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन द जर्मन हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ द प्रशियन स्टेट पावर। द न्यू स्टेट प्रोक्लेम्ड द स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस और मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल। अब देखो यार, जर्मनी का यूनिफिकेशन हो चुका है, जर्मनी का मेकिंग होगा। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड मेकिंग ऑफ जर्मनी में एक बहुत बड़ा अंतर है, ज़बरदस्त अंतर है। यूनिफिकेशन का मतलब है कि पॉलिटिकली क्या होता है जर्मनी को एक कर दिया गया, लेकिन मेंटल लोगों की मेंटल थिंकिंग को यूनिफाई नहीं करा भाई। लोगों को तुम पॉलिटिकली बांध के धर दो, लेकिन मेंटली ना पिरो पाओ। मेंटली पिरोना बहुत ज़रूरी है भाई। कैरोल कुरपिंस्की ने क्या किया था, चलो थोड़ा रिलेट कराते हैं, तुम्हें मज़ा दिलाते हैं, थोड़ा और फील लेने का काम मेरा मुझसे लीजिए आप जब आपका मन हो, सिर्फ पढ़ाई में। खैर छोड़े, देखिए पोलैंड में बहुत ही आपको थोड़ा फैक्ट मैं देता हूँ, आपको बहुत कम लोग ये सब देंगे, बहुत अच्छी चीज़ें हैं यार, पढ़ लो, दे रहे हैं, ले लो फ्री में। पोलैंड में एक रूलर थे जिनका नाम था कैरोल कुरपिंस्की, लिख लो भैया नाम, कैरोल कुरपिंस्की। पोलैंड का एक रूलर था कैरोल कुरपिंस्की। उस कैरोल कुरपिंस्की ने क्या किया, उस कैरोल कुरपिंस्की ने आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, पोएट्री को बेस रखते हुए ड्रामाज, नाटक, ठीक है, पोलोनेज, मजूरका नाटक को बेस रखते हुए उन्होंने नेशनल यूनिफिकेशन विद कल्चरल यूनिटी, या फिर नेशनल यूनिफिकेशन विद कल्चरल सेंटिमेंट्स, कल्चरल यूनिफिकेशन विद नेशनल सेंटिमेंट को डेवलप करने का काम किया। और इससे क्या हुआ, पोलैंड को चारों तरफ से कंट्रीज ने मारा था। पोलैंड को रशिया ने मारा, प्रशिया ने मारा, ऑस्ट्रिया ने मारा, पोलैंड को तोड़ के रख दिया। पॉलिटिकली पोलैंड एक साथ नहीं बचा, लेकिन पोलैंड का जो मेंटल थिंकिंग थी, पोलैंड के लोगों के अंदर जो मेंटल यूनिटी थी, वो मेंटल यूनिटी ने क्या करा, पोलैंड के अंदर जो मेंटल यूनिटी थी, मेंटल यूनिटी का मतलब पोलैंड के लोगों के अंदर, इंडिविजुअल्स के अंदर जो आप देखते हैं नेशनल सेंटिमेंट की जो भावना थी, उस नेशनल सेंटिमेंट की भावना ने पोलैंड को ऐसा नेशन स्टेट बने रहने के लिए बरकरार रखा। यानी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्री इज नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन एज द बेसिस ऑफ मेंटल यूनिफिकेशन। यानी मेंटल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी मेकिंग ऑफ जर्मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट अदर देन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये बात ध्यान रखना, पेपर में बहुत आता है। आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है कि एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि मतलब क्या कहते हैं, आप बताइए क्या कहते हैं बोर्ड में, मतलब बोर्ड में आता है कि ऐसा एक एग्जाम्पल हिस्ट्री का दीजिए जो कि इस बात को शो कर रहा है कि नेशनल यूनिफिकेशन को बहुत गुण अध्ययन जो करते हैं वही ये सब बता पाते हैं। आप लोग जो छोटे मोटे अध्ययनकारी हैं, यहाँ बहुत मोहल्ले में पड़े होंगे, मेरे आसपास नहीं बता पाएंगे। तो यही पे क्या कहते हैं यहाँ लिखा होगा, जो यानी कि कभी कभी क्वेश्चन आता है फंस गए, फिर नहीं पढ़ते भाई इतना ध्यान से, कि जो यूनिफिकेशन जो है किसी कंट्री का, वो अदर देन फैक्टर क्यों है एज द मेकिंग ऑफ दैट, यानी कि मेकिंग ऑफ जर्मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अदर देन अदरवाइज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और एक एग्जांपल बताइए हिस्ट्री का, और 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है। अगर मैं हूँ तो बोर्ड में पेपर में एक क्वेश्चन जरूर डालें और आधे बच्चे ना कर पाएँ इसको, क्योंकि यार ये अच्छा क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, जिसमें बच्चे की मेंटल स्किल देखते हैं, कितना उसने अच्छे से अध्ययन करा है, अंदर कितना घुसा है वो। चलो खैर आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा था, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ द प्रशियन। आप देखो मेकिंग ऑफ जर्मनी स्टार्ट हो गया है। वहाँ के बड़े बड़े चीफ भैया कैसर, जो कैसर विलियम फर्स्ट थे, उन्हें ला के तुमने धर दिया। कैसर विलियम फर्स्ट ने मेंटल यूनिटी, मेकिंग ऑफ जर्मनी को कैसे बरकरार रखा। वहाँ के जो बड़े बड़े चीफ ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या क्या करा जिससे मेंटल यूनिटी आई, नेशनल सेंटिमेंट आए, कल्चरल हेरिटेज को एक ऐसा बेसिस क्या करा, हमें बताइए किस बेसिस पर क्या मेंटल यूनिटी लाए। चले देखते हैं।
भाई करोल कुरपिंस्की का केस मैंने जब पढ़ाया तो मैंने ये बताया कि उसने आर्ट, लिटरेचर, पोएट्री, हिस्ट्री, कल्चर, इन सब के बेसिस पर क्या कहते हैं एक तरह से यूनिफिकेशन करने का काम किया इटली को, सॉरी इस सब के बेसिस पर पोलैंड को यूनिफाई करने का काम किया। लेकिन इसमें क्या खेल है उसको समझो। देखो ये मैंने टाइम वेस्ट नहीं होता, ये टाइम वेस्ट नहीं, एग्जांपल दे के आपकी मेंटल थिंकिंग में तेज कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने लगेंगे आपसे, फिर धन्यवाद आप लोग नीचे देंगे। चलिए कोई बात। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ द प्रशियन state power. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency. Yes, very important. अब देखो किस आधार पर इन्होंने यूनिफिकेशन ऑन द मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, करेंसी को एक करके बैंकिंग, यानी बैंकिंग का मतलब इक्वल वेट एंड मेजर सिस्टम। देखो रटना नहीं, रटना जब तक मैं हूँ तब तक रटने नहीं दूंगा। कोई भी यूट्यूबर हो अच्छे से पढ़ें, एक एक चीज़ पढ़ें, एक लाइन पढ़ें, नहीं तो मुझसे पढ़ें, आगे आगे पढ़ें, लेकिन रट्टा नहीं मारने दूंगा आपको, याद रखना। नया कैसा बता रहा, रट्टा नहीं मारने दूंगा, रट्टा नहीं मारने दूंगा, चाहे जो हो जाए आपको रट्टा नहीं मारने दूंगा। एक एक चीज़ समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आपको एक एक चीज़ आ रही होगी, पहले 25-30 मिनट का वीडियो जा चुका है, खैर छोड़ो। अब क्या है, द न्यू स्टेट प्लेस द स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन द जर्मनी। तो जो लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम थे, यानी कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बना के एक यूनिफाई, एक स्पेसिफिक कॉमन लीगल सिस्टम, एक स्पेसिफिक कॉमन जुडिशियल सिस्टम, एक स्पेसिफिक कॉमन क्या कहते हैं वेट एंड मेजर सिस्टम, करेंसी को सेम करके। यार ये तो बिल्कुल उसका केस है जब ज़ोल्वेरिन ने क्या कहते हैं क्या किया था। देखो सब रिलेट होता रहता है यार, हम तो यार कुछ सोचते नहीं, अचानक से रिलेट हो जाता सब यार। चलो बता देते हैं ये भी यार, थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा और लंबा वीडियो ले लो, लेकिन अच्छा ले लो वीडियो। ज़ोल्वेरिन में क्या हुआ था भाई, ज़ोल्वेरिन को हम लोग कस्टम यूनियन भी कहते हैं, ज़ोल्वेरिन को हम लोग कस्टम यूनियन भी कहते हैं, जिसमें क्या हुआ था, प्रशिया ने कंट्री ने करा था, ये प्रशिया ने यही करा था। अब आपको रिलेट हो रहा होगा अंदर से, देखिए प्रशिया ने मेरी किताबें किताब खुली मेरी वाली। अब देखो यहाँ क्या हुआ था कि यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी हुई है, आपके पास नहीं होगी लेकिन मैं आपको बोल के सुनाता हूँ। इसमें एक लाइन लिखी है कि in 1834 a custom union or zollverein was established on the initiative of the Prussia in which most of the German states were included. इसमें क्या हुआ, अधिकतर जो जर्मन स्टेट्स थे वो इंक्लूड करेगा। दिस यूनियन एंडेड द टैरिफ बैरियर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ द करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2। इन एडिशन इंक्रीज मोबिलिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ द रेलवेज एंड मेकिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड एट द, मैंने क्या बताया, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में नेशनल यूनिफिकेशन का काम किया, नेशनल इंटीग्रेशन काम किया। तो जो हमारे एनॉर्मस जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थे दैट प्लेस इन दैट टाइम हैड फर्दर एक्सटेंडेड द वेव ऑफ द इकोनॉमिक, जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करने का काम इस प्रकार से करा। और ये क्या कहते हैं आपका यहाँ खत्म हो चुका है। तो यही आपको वही इसमें लिख सकते हैं आप लोग, जो मैंने भी लाइनें बोली हैं कि ज़ोल्वेरिन का फॉर्मेशन करके, अरे यार सुनो यार कितना अच्छा लग रहा है, ज़ोल्वेरिन का फॉर्मेशन करके इन्होंने लोगों को मेकिंग ऑफ जर्मनी का यूनिफाई करने का काम किया, यानी जर्मनी को बनाने का काम इन्होंने बाय इस्टेब्लिशिंग द ज़ोल्वेरिन इन 1834 में ज़ोल्वेरिन को बना के उन्होंने क्या करा, इन 1834 में ज़ोल्वेरिन को बना के इन्होंने एक तरह से मेकिंग बना मतलब क्या जर्मनी को बनाने का काम किया, ठीक है। और बाकी सब आप ये पढ़ सकते हैं जो मैंने बोला वही ये सब है, ठीक है। आप लोग एक ही चीज़ याद करें, 50 चीज़ ना याद करें, 50 जगह घुसेंगे तो फिर चले जाएंगे आप लोग। चलिए ये भी पढ़ लेते हैं जल्दी से, हर चीज़ पढ़ाएंगे आपको, हमने क्या बताया आपको, हर चीज़ पढ़ाएंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। वाह क्या लाइन है। फिर क्या द प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ द मिरर्स एट वर्सेलेस। तो हॉल कौन सा है, हॉल ऑफ द मिरर्स है भैया, बहुत सारे मिरर्स लगे होंगे, रट्टा मरवा नहीं रहे, आपको याद करने की टेक्निक दे रहे हैं भैया। मिरर्स लगे थे चारों तरफ, आप इमेजिन करिए हॉल्स ऑफ मिरर था, वर्सेलेस में था, ठीक है। तो हॉल्स ऑफ जो मिरर था एट वर्सेलेस, इसमें क्या था, एंटॉन वॉन वर्नर, एंटॉन वॉन वर्नर पता नहीं क्या है, एट द सेंटर, अच्छा हाँ एंटॉन वॉन वर्नर नाम का कुछ होगा बंदा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर एक सेंटर में खड़ा है, लग रहा है एंटॉन वॉन वर्नर है भाई साहब। एट द सेंटर स्टैंड द कैसर के हो समझ गए, स्टैंड एट द सेंटर, जो एंटॉन वॉन वर्नर है, एट द सेंटर स्टैंड द कैसर एंड द चीफ कमांडर ऑफ द प्रशियन आर्मी। प्रशियन आर्मी का जो चीफ कमांडर है वो भी उनके बगल में खड़ा था। जर्नल जो वॉन रून है, नियर देम इस बिस्मार्क, जो जर्नल जो हमारे वॉन रून है उनके बगल में कौन खड़े हैं, बिस्मार्क जी खड़े हैं। बिस्मार्क कौन है, चीफ मिनिस्टर थे। द मोन्यूमेंटल वर्क वॉज कम्प्लीटेड एंड प्रेजेंटेड बाय द आर्टिस्ट टू बिस्मार्क ऑन द लेटर 70 बर्थडे। ये सब चलते हैं, आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ से हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ लिया जर्मन का यूनिफिकेशन। आपको बताइए कैसा लगा वीडियो मेरा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, दबा के लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। केवल 10th वालों के लिए नहीं है ये, आप 11-12 वालों को भी भेज सकते हैं, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भेज सकते हैं, छोटे बच्चों को भी भेज सकते हैं जिनको इंटरेस्ट है ये सब पढ़ने में कि भाई यूनिफिकेशन कैसा हुआ। और जर्मनी वाले देख रहे हो तो कमेंट करें प्लीज़।
ठीक है।